News18.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनावों का पहला चरण यानी वोटिंग का पहला दिन बहुत जल्द आने वाला है। 28 तारीख को वहां पर चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री की तीन रैली एक ही दिन में होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यानी एनडीए का हौसला बढ़ गया है। लेकिन तेजस्वी और राहुल की जो मीटिंग्स वहां पर हुई हैं वो भी बेहद अच्छी रही हैं और लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। आज आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और मुझे लग रहा है कि पहली बार होगा कि किसी विधानसभा चुनावों में रोजगार का मुद्दा यानी बेरोजगारी को लेकर जो है बड़ी मात्रा में लोग सामने आ रहे हैं, नौजवान सामने आ रहे हैं और राजनीतिक दल एक से बढ़कर एक दावे कर रहे हैं। आरजेडी ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है 19 लाख रोजगार देने का ऐलान कर चुका है। क्या ये ऐलान पूरे हो पाएंगे, क्या काम होगा? और एक खास बात इन बिहार चुनावों की यह है कि यहाँ जितने भी दल मैदान में हैं उनमें से हर दल किसी न किसी दल के साथ रह लिया है और हर दल किसी न किसी दल के खिलाफ हो गया, यानी दोस्त दुश्मनों में बदले हैं और दुश्मन दोस्तों में बदले हैं। तो एक इंटरेस्टिंग किस्म का चुनाव हो रहा है। हमारे साथ बड़ा दिग्गजों का पैनल है। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह साहब, जिन्होंने लंबे समय तक राजनीतिक पॉलिटिकल जो रिपोर्टिंग है वो की है, बिहार को चुनावों को बहुत बेहतर तरीके से समझा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। शीतल सिंह जी हमारे साथ हैं जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, पत्रकार हैं, जमीनी हकीकत को जानने वाले लोगों में से आते हैं। और समी अहमद मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, पटना से ग्राउंड जीरो पर हैं, जो हमें पटना की हकीकत का, बिहार की हकीकत को बताएंगे। सुदेश जी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं कि आज आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की। आपने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की। लेकिन सर, आप जब 15 साल से रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकार में वहां बैठे हैं, तो उसके बाद अब आपके पास तो वादों का मसला नहीं होता ना, आपको तो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए था। जी, जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और दोनों में फ़र्क ये है कि देखिए, आपको पता है कि 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। जो आरजेडी अलायंस है, जो उनका घोषणा पत्र है आरजेडी का, तो 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। जी, हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। रोजगार मतलब ऐसा हम सिचुएशन मुहैया कराएँगे, जिससे लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि नए-नए चीज़ें हों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप हो, बड़े-बड़े जो आपको अगर कोल्ड स्टोरेज सेटअप हो, क्योंकि बिहार की जो इकोनॉमी है, उसके मुताबिक ही आपको करना पड़ेगा। आपको पता है कि केंद्र के बहुत से स्कीम्स आए हैं, इसको अब इम्प्लीमेंट करना है। जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत भी आया था, उसका भी यूटिलाइजेशन होना है। और वो जो बोल रहे हैं 10 लाख, वो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। मैंने एक कैलकुलेशन किया, अगर एवरेज हम मान लें कि एक सरकारी नौकरी में 30,000 रुपया मिलता होगा लोगों को, जो कि कम है, कोई सरकारी उसमें नौकरी साढ़े में चार ज़्यादा लाख नौकरियां तो वो हैं जो आपने नहीं दी। नहीं, वो गलत है, वो फिगर बिल्कुल गलत है। और इसको मैंने कैलकुलेट किया है तो 36,000 करोड़ रुपया एक साल में उनको ईयरमार्क करना पड़ेगा। आप बताइए, बहुत वादा बहुत आराम से कर सकते हैं। ये तो वही होगा, अरविंद केजरीवाल टाइप का वादा होगा कि आप बोलेंगे मोदी जी पैसा नहीं दे रहे, कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो वादा आप करिए, उसके बाद केंद्र को बोलिए कि पैसा दो क्योंकि हमको इम्प्लीमेंट करना है। इससे बड़ा प्रोफिलिकेशन क्या हो सकता है विजय जी? और आपको पता है कि बिहार जो है बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव है और वहाँ हर चीज डिस्कशन होता है, जो हम लोग करते हैं वो भी होता है। मजा मतलब आप लेंगे पूरी सरकारी तरीके से। नौकरियां नहीं देंगे ऐसा समझू मैं? नहीं, ऐसा ऐसा हमने नहीं बोला है। सरकारी नौकरी जहाँ जरूरत है, जहाँ रिक्त पद है, उनकी ऑलरेडी 70,000 नौकरियों की बात है जो कि नहीं हो पाया, तो दिसंबर माह में शुरू हुआ, वो सब होगा, वो चेन का प्रोसेस है। लेकिन देखिए, मैं बात बता रहा हूँ, बिहार में हर चीज डिस्कशन होता है। ऐसा नहीं है कोई कुछ बोले और बिहारी लोग जो है मान लेंगे। बहुत पॉलिटिकल सेंसिटिव है, ये मुद्दा भी डिस्कशन होना शुरू हो गया है और उन्हें परखी हुई एक लीडरशिप है नीतीश कुमार जी की और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की। तो निश्चित ही डबल इंजन की सरकार को इस बार वो लोग निश्चित सपोर्ट करेंगे। आपको पता है, पिछली बार नीतीश जी जो कि शासन बाबू के रूप में आए थे, दूसरे अलायंस में चले गए थे, तो आरजेडी अपना पार्ट होना चाहती थी। उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि नीतीश जी बनेंगे, नीतीश जी बने, और फाइनली नीतीश जी रियलाइज किए कि वो उसमें काम नहीं कर सकते थे, करप्ट लोगों का जाम हो रहा था। तो फिर वापस अपने एनडीए अलायंस में आए, तो उन्हें बिहार के लिए काम करना था और इस चीज को लोग जानते हैं।
मैं तो फिर आता भी हूँ आपके बीजेपी को पास। वोट मिलेगा। ये पाप और पुण्य का हिसाब किताब करेंगे हम। सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब को मैंने देखा है कि वो बहुत हिसाब किताब रखते हैं। उनके पास ऐसा हाँ हाँ रजिस्टर, ऐसी बहुत। कॉपी है जिसमें हर पार्टी का, हर सरकार का हिसाब किताब है। सर क्या कहना है आपका, आपका हिसाब किताब क्या कहता है? देखिए, बिहार का इस साल का बजट 2,17,000 करोड़ का था। जी। सुदेश वैसे तो सही कह रहे, एक थोड़ा सा करेक्ट कर दे। जो 10 लाख कहा है उससे उनकी मुराद ये है तेजस्वी की, उसमें 3.5 लाख तो टीचर्स हैं, नियोजित टीचर्स जिनको कहते हैं, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट ने कहा था कि साहब हम इनको रेगुलर जॉब नहीं दे पाएंगे। उनका स्ट्राइक चल रहा है, उनका एक बड़ा आंदोलन है और उसको देने की बात कर रहे हैं। और बड़ी होशियारी से तेजस्वी ने ये बात की, क्योंकि टीचरों के लिए ये एक बड़ा एक सोर पॉइंट है। और टीचरों की वजह से चूंकि वो कंडुइट होते हैं सोशल मैसेजिंग का, लिहाजा उन्होंने बड़ा खूबसूरती से ये 10 लाख कहा है, जिसमें कि जो 4.5 लाख कह रहे हैं वो फिगर गलत नहीं है। इसमें और सेक्शन है, 70,000 और हैं। कुल मिला के 10 लाख जो कह रहे हैं उसमें एडिशनल 5 लाख है। लेकिन अब दूसरा पक्ष इसका आ जाइए, टोटल जो कॉस्ट आएगी वो 70,000 करोड़ आएगी। एक ऐसे बजट में जो कि 2,17,000 करोड़ का हो, जिसका जीडीपी, बिहार का जीडीपी है 7 लाख करोड़ का है, टोटल जीडीपी वॉल्यूम, तो उसमें आप कहां से 10 लाख नौकरियां देंगे? बीजेपी इसमें बड़े खूबसूरत खेल करता है और बड़ा जेन्युइन भी है कई हद तक, क्योंकि नौकरियां सरकारी नहीं दी जा सकती, ऐसे ही एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आप किसी भी कभी बजट उठा के देखिए, जबरदस्त खर्चा आपका तो एस्टेब्लिशमेंट पे होता है। ये जो सरकारी अफसर घूमते हैं, गाड़ियां घूमती हैं, ड्राइवर, चपरासी, इस पे होता है। तो कोई भी अच्छी सरकार नहीं चाहेगी कि हम ऐसा कोई कमिटमेंट करें। तो उन्होंने शब्द रोजगार कहा है, जबकि तेजस्वी ने नौकरियां कही है। सुदेश ने बड़ा अच्छा डिफ्रेंसिएशन किया। अब नौकरियों में रोजगार में क्या आता है? अगर आपको पकौड़ा तलने के लिए एक कड़ाही उन्होंने दी है बैंक से लोन लेके, तो वो भी एक रोजगार होगा। लिहाजा पकौड़ा तलना, चाय बेचना, ये भी उस रोजगार में आता है। लेकिन क्या बिहार में पकौड़े बिकते हैं? $1 मिलियन क्वेश्चन ये है। खैर, दोनों का अपना अपना क्लेम है। मुझे मालूम है कि 10 लाख जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार, और ध्यान रखिएगा, पहले हम ये बता दें, बिहार में हर साल 20 लाख युवा रोजगार मार्केट में नया खड़ा हो जाता है। बिहार की पॉपुलेशन इस समय 12 करोड़ है, जो लेटेस्ट पॉपुलेशन है। 20 लाख लड़के जॉब मार्केट में खड़े हो जाते हैं। मान लीजिए आपने दे भी दिया 10 लाख या 19 लाख, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा? हर साल ये चाहिए आपको 20 लाख रोजगार। हर साल आप अगर 20 लाख नहीं दे पाते हैं तो और रोजगार का मतलब है ये। तो भारत के इतिहास में एडिशनल रोजगार, जिसको कि हम एडिशनल नौकरियां कहते हैं, एक बार मनमोहन सिंह सरकार में मिली थी, वो 2009-10 की बात है। 10 लाख नौकरियां मिली थी, जबकि भारत में हर साल एवरी ईयर 2 करोड़ बच्चे नए रोजगार मार्केट में खड़े हो जाते हैं नौकरी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये 10 लाख 5 लाख जो कह रहे हैं, ये मजाक है। दोनों तरफ से मजाक हो रहा दोनों है। तरफ से मजाक और है। जी शीतल जी, आपके साथ जी बात करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आजकल आप दिन भर बिहार ही बात करते रहते हैं। क्या जी है बिहार का हाल? आपके पास क्या रिपोर्ट रहती है? देखिए, बिहार से एक नई किस्म की ध्वनि आ रही है। वो ध्वनि ये है कि ऐसा लग रहा है कि जो परंपरागत हमारे पिछले एक 10-12 साल में हम लोगों को ये अनुभव हुआ, और खासकर 14 के बाद, कि इस देश में ऐसे मुद्दे ज्यादा बड़े हो सकते हैं जो मुद्दे सीधे सीधे आपको सामने से प्रभावित नहीं करते, लेकिन वो बहुत बड़े हो जाते हैं। और वो ट्राई फिर हुआ है। जब प्रधानमंत्री गए हैं तो उन्होंने 370 की बात की, उन्होंने सीमा के जवान की बात की, और वो ऐसी बातें की जो बातें करके भारतीय जनता पार्टी को सफलताएं मिलती रही हैं इसके पहले। लेकिन जैसे कि आप का डिबेट बता रहा है, और जैसा हमें नजर भी आ रहा है कि बिहार इस समय डिबेट कर रहा है रोजगार। वो वायदा झूठा हो, कल झूठा साबित हो जाए या सच्चा हो, एक अलग चीज है। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो
भावनात्मक मुद्दे हैं उनकी जगह जो एकदम जरूरी मुद्दा है इस समाज का, भारतीय समाज का इस समय, जो रोजगार का मुद्दा है, जो 45-50 साल में जितनी बेरोजगारी कभी नहीं थी उतनी विभिन्न कारणों से, सरकार की अपनी असफलताएं भी हैं, कोरोना भी आ गया, अंतर्राष्ट्रीय कारक भी हैं, लेकिन ये एक समस्या है जो बहुत बड़ी है। जैसा एनके सिंह साहब ने बताया कि हर साल 20 लाख लोग तो वहीं रोजगार मार्केट में आ रहे हैं और वो संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। और बिहार सबसे ज्यादा मनी ऑर्डर इकोनॉमी पे बेस्ड है, ज्यादातर लोग कमाने बाहर जाते हैं, वहां लाते हैं। तो ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, चुनाव का मुद्दा। और ये बीमारी अगर देश भर में बढ़ी तो फिर ये बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी मुश्किल पैदा करेगी, उतनी नहीं जितनी बिहार में आज नजर आ रही। जी, बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा होगा। सुरेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन समी के पास मैं जाना चाहता हूं। समी हमारे ग्राउंड जीरो पर बैठे हैं और क्रिकेट के बड़े जानकार हैं। समी, इस समय आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में हर दिन रात को बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हर दिन लगता है या तो सुपर ओवर होगा या फिर बड़ा उलटफेर होता है। ये उलटफेर जो आईपीएल की जो छाया है वो पटना के विधानसभा तक भी पहुंच सकती है क्या? देखिए, जैसे क्रिकेट संभावनाओं का खेल है और आप कुछ बता नहीं सकते हैं कि कल क्या होगा, वही हाल आजकल राजनीति का भी है। तो मेरी जो समझ है क्रिकेट के और इसके, वो ये है कि एक अचानक से नया बॉलर आ गया और पूरी टीम मैनेजमेंट परेशान है कि भाई किधर से फिरकी डाल रहा है, चाइना मैन डाल रहा है, क्या डाल रहा है। ये जो है ना रोजगार की बात, ये एनडीए के लिए चाइना मैन हो गया। अभी इनको कुछ न कुछ बताना पड़ रहा है। कभी ये कहते हैं कि सब ये तो संभव नहीं है, कभी ये कहते हैं कि नहीं 19 लाख देंगे। फिर उसमें आप देखिए वर्मा साहब ने जो बताया वो पूरी बात नहीं बताया। उन्होंने उसमें ये नहीं बताया कि 4 लाख इन्होंने भी सरकारी नौकरी की बात की, अभी वो पुष्टि करेंगे मेरी बात की, जिसमें 3 लाख टीचर्स और 1 लाख हेल्थ वर्कर्स जो सरकारी नौकरी होगी। बाकी इन्होंने 15 लाख को कहा कि 10 लाख जो है वो कृषि हब से देंगे और 5 लाख आईटी हब से देंगे। बहरहाल सपना या मजाक, जैसा एनके सिंह ने कहा, मजाक किसको पसंद आया, ये बात है। अगर आरजेडी ने एक मजाक किया है तो ये लोगों को पसंद आ रहा है। ये आप जाके हिसुआ के मैदान में, कहलगांव के मैदान में मालूम कर सकते हैं, लोगों की भीड़ से पता लगा सकते हैं। अभी उनके पास जो है मुद्दा यही है। अभी आप, ये नेशनल इलेक्शन नहीं हो रहा है कि आप एक तरफ मोदी जी को रखेंगे, एक तरफ बाकी लोगों को रखेंगे, तो आप बाकी भावनात्मक बातें कर पाएंगे। अभी सीधे सीधे बात है कि आप बाजार जाइए, लोगों से पूछिए कि भाई आप कैसे दाल ला रहे हैं, कैसे चावल ला रहे हैं, कैसे आटा ला रहे हैं, कैसे तेल ला रहे हैं। मैंने कल एक मीटिंग डिबेट में मैंने सारा रेट बताया था, अभी उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुद्दा वही है, लोगों के पास पैसे नहीं है और लोगों को लग रहा है कि रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी तो पैसे आएंगे। सुरेश जी, सिंह साहब ने, शीतल जी ने और समी साहब ने जिस तरह से किया, ये तो बहुत परेशान करने वाला है बीजेपी को। ये कैसा चुनाव हो रहा है? भावनात्मक मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहे वोटर, समझ नहीं आ रहा कि इमोशनल मुद्दों पर लड़ सकती है बीजेपी चुनाव, रियल ग्राउंड पे तो नहीं लड़ सकती ना। देखिए विजय जी, आपको रियल इश्यूज पे आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? जैसे मैंने बताया, जो हम लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं, जो इनके सिंह साहब ने बताया, आप ये मान के चलिए कि बिहार के हर स्ट्रीट में, नूक एंड कॉर्नर में, पान दुकान पर ये डिस्कशन हो रहा होगा। और ये मान के चलिए भीड़ कोई इंडिकेटर नहीं है, भीड़ हमसे ज्यादा कोई नहीं ला सकता अगर हम भीड़ लाने पर आ जाए तो। लेकिन ये कोरोना का वक्त है, आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री की रैली होती है और 100 जगह डिजिटल वे में उसी चीज को दिखाते हैं। तो भीड़ तंत्र को आप एक जगह ला सकते हैं, 2 जगह ला सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बिहार की जनता आपको तो एज ए जर्नलिस्ट और कमेंटेटर जो आपके, उनको भी बोलना चाहिए तेजस्वी को, तुम ये कर क्या रहे हो, लोगों को ला रहे हो, कोरोना बम है ये। आपको पता है कितनी बड़ी महामारी हो सकती है, इस चुनाव के बाद पता लगेगा। आप देखिए बड़े बड़े नेताओं का हालत खराब हो रहा है, कोरोना हो जाए जो कभी सोचे नहीं थे। तो आप बताइए, इसमें इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए कंडेम करना चाहिए, तो उस भीड़ को आप इंडिकेटर मानेंगे। अगर हम रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा तो फिर दबाइए बीजेपी वालों का कि वो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म मेंटेन करके रैली एड्रेस कर रहे हैं। आदमी को इन्वॉल्व होना पड़ता है, वो हम कर रहे हैं। और यही देखिए इवोल्यूशन बताता है, जब भी आप राइवल अलायंस की बात करेंगे, इंडिया अलायंस के, आप कभी भी उसके पिछला रिकॉर्ड को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज भी लालू यादव जेल में है, जेल में कोई स्वतंत्रता सेनानी का लड़ाई लड़ने नहीं गए थे, वो करप्शन के मामले को है, और उसको अपने परिवार में पैसा लाए थे, उन्हीं परिवार का एक आदमी। जब भी आप लालू यादव के राज को, लालू यादव को याद करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका रिपोर्ट कार्ड कमजोर है। वो मेरी जैसी हालत है कि जब भी मेरा रिपोर्ट कार्ड आता था तो मैं कहता था देखो पड़ोसी वाले बच्चे के तो कितने खराब मार्क्स आए, वो तो फेल ही हो गया है। वो नहीं,
वो नहीं, देखिए विजय जी, आपको पता है, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, सबको पता है कि क्या होता था। हमें याद है कि 2005 का वो चुनाव, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे वहां पर और उन्होंने कहा था मेरा किसलिए लौटा दो, वो एक डिफाइनिंग स्टेटमेंट हुआ किडनैपिंग के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ। 6 बजे के बाद सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू लग जाता था, किसको कौन उठा लेगा, किसको मार देगा, कुछ पता नहीं थी। ऐसे में इंडस्ट्री की तो बात ही छोड़िए, जब लॉ एंड ऑर्डर ही काम नहीं कर रहा है, नेता बैठा है और मुख्यमंत्री को गुंडों से फोन करवा के फिरौती कराता था, और आप उसी परिवार के ऊपर अगर बढ़ाना चाहते हैं ये किला, तो मैं कह रहा हूँ बिहार की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो गुड गवर्नेंस हमने किया है, ठीक है, कमी होगी और तेजी से आना चाहिए था। मोदी जी ने कहा कि 10 साल यहाँ हमारी सरकार नहीं थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो वो कोऑपरेशन नहीं मिला। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप इस सरकार की क्रेडिट लें या ना लें, बहुत कंफ्यूजन है। क्यों नहीं लेंगे? 18 महीने को हटा दीजिए। कभी कहते हैं 4 साल से डबल इंजन की सरकार थी, अरे 6 साल तो आपकी सरकार को हो गए डबल इंजन को वहां पर। बिल्कुल 6 साल, 16 साल की बात हो रही है, 15 साल की बात हो रही है, 10 साल जो यूपीए की सरकार थी, उस तरह से कोऑपरेशन नहीं मिला। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, कोऑपरेशन नहीं था। अगर लेकिन जो हमने कमिटमेंट किया है डबल इंजन की सरकार, ये अभी मौका है। आप देखिए, जिस तरह से बिहार आप जाते रहे, तो बिहार के रोड के बारे में बात करिए ना, कनेक्टिविटी के बारे में बात करिए ना, इसके बारे में कोई इनकार कर सकता है? बिजली के बारे में बात करें ना, पीने का पानी समस्या उसके बारे में बात करें, उसके बारे में नहीं कोई बात करेगा। बिजली, सड़क, पानी, 2003 का मध्य प्रदेश चुनाव जो दिल्ली राजा को उखाड़ फेंका, वो बिजली, सड़क, पानी पर लड़ा गया था। इसी को हम लोग बोलते थे कि जो आम आदमी के मुद्दे की जो बातें हैं, वो बिहार में देखिए उसमें हमने क्या किया है। रोजगार की बात, रोजगार भी करेंगे। साहब, आपको लगता है कि नीतीश कुमार के रिपोर्ट कार्ड की बजाय चुनाव लालू यादव के 15 साल का जो कुशासन जिसे सो कॉल्ड कहते हैं, उस पर लड़ना चाहिए बीजेपी एनडीए को? पहले तो मेरी एक शंका दूर कीजिए, अगर आपका रिपोर्ट कार्ड इतना खराब था तो आप जर्नलिस्ट बन गए, तो वो जो पड़ोसी लड़का था उसका भविष्य क्या रहा? कहीं वो मिनिस्टर है, कहीं वो पॉलिटिशियन तो नहीं बन गया सुदेश की तरह? नहीं, मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है सिंह साहब। देश में बड़े जेएनयू वाले हैं। तो अब हम आते हैं, देखिए मुद्दा अभी आपने बताया रोजगार का, आप थोड़ा सा एक डिफरेंस समझिए बाकी चुनाव में और इस चुनाव में। बिहार के टोटल जीडीपी का 35% उससे आता है, रिमिटेंस से आता है। जो बाहर लोग काम करते हैं ये अपने घरों पे भेजते हैं। 35% ऑफ जीडीपी, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम है। कोरोना में वो रुक गई और वो माइग्रेंट लेबर जो वापस पहुंचे वहां पे, तो बिहार में कुछ भी नहीं था, क्योंकि हो भी नहीं सकता अचानक। अगर 70 लाख 60 लाख लोग कहीं पहुंचते हैं, या बिहार ऐसी जगह पे 20 लाख पहुंचते हैं, तो उनके लिए कहाँ रोजी है? तो खैर उन्होंने खरीफ में काम किया, जब उसी समय खरीफ में बाढ़ आई, पानी आया, और रबी की कटाई की, ये दोनों किया उन्होंने। कुछ जिंदगी मिल गई और तब तक गवर्नमेंट का राशन आ गया वो। लेकिन अब जब वापस लौटे तो उनको मालिक ने मना कर दिया कि नहीं, काम नहीं मिलेगा, फिर वो वापस चलेगा। और ये जून की रिपोर्ट है, जून जुलाई जब लॉकडाउन खुला, अनलॉक हुआ, तो उसकी रिपोर्ट है कि वापस उनको जाना पड़ा। ये एक कितना बड़ा कारण था। और ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की इस देश की हाईएस्ट है। 1103 आदमी पर किलोमीटर स्क्वायर में रहता है, जो कि राष्ट्रीय औसत के 3 गुना है। और इसके साथ ये जो रिमिटेंस है, वो बेचारा अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पैसे भेजता था कमा के। अब वो बूढ़े माँ बाप के सर पे बैठ गया है, उसकी बीवी बैठ गई है, तो लिहाजा भयंकर क्राइसिस है। और इस क्राइसिस को, हालांकि ये मैन मेड नहीं है, ये तो कोरोना तो एक अलग है, लेकिन ये बात सच है कि बीजेपी ने एक बड़ी होशियारी की। नीतीश के साथ रहते हुए नीतीश के हर जो नकारात्मक मैसेज वो थे, जो माल फंक्शनिंग थी, जो बहुत सरकार ने अच्छा नहीं किया था, उसका जो खामियाजा है वो बीजेपी पे नहीं किया। आज भी बिहार की जनता ये नहीं मानती है कि बीजेपी की सरकार खराब थी, वो मानती है कि नीतीश की सरकार खराब थी। नतीजा ये हुआ कि स्ट्राइक रेट तो बीजेपी का अच्छा रहेगा, लेकिन नीतीश का जबरदस्त डैमेज हुआ है। वो डिफेंड करें सुदेश, ये उनका काम है, लेकिन हकीकत ये है, आप जरा सोचिए, जो आप कह रहे थे कि लालू का 15 साल हो गए हैं भाई, आज भी तुम जो अपने 7 निश्चय लिखे हो, जो कल के अखबारों में आया है कि 7 निश्चय मैंने किया है, उसमें जरा गौर कीजिएगा। एक निश्चय है हर खेत तक पानी,
भैया 15 साल तक के एग्रेरियन सोसाइटी में जहां 81% लोग एग्रीकल्चर से जिंदा रहते हैं, तुमने खेत को आज तक पानी नहीं दिया। हर खेत को पानी, यही तो पहला काम था। ये जो नल लगा के पानी पिलाना थोड़ी था, खेत को पानी देते तो एग्रेरियन सोसाइटी है, उसका पर कैपिटा इनकम बेटर होता। तो नीतीश ने उस फ्रंट पे दरअसल कुछ नहीं किया, रोजगार लगे नहीं। और जो ब्लंडर किया, शराबबंदी तो कर दी, लेकिन उसके लिए जो स्टेट मैकेनिज्म चाहिए था, लॉ इन्फोर्सिंग प्रोसेस चाहिए था, वो कहीं नहीं रहा। नतीजा ये हुआ कि दरोगा अपना माल भर रहा है। 13 साल के लड़के इस समय शराब की वो कर रहे हैं, शराब का कैरियर बन गए हैं, और वो बगल में उत्तर प्रदेश से शराब लाते हैं। और यहाँ पे इतना बढ़िया धंधा चल रहा है, घर घर शराब मिल रही है, और अब तो होम डिलीवरी होने लगी है। इसका नतीजा क्या हुआ? जब वो 13-14 साल का लड़का और एम्प्लॉयमेंट है नहीं, और वो शराब का 3 बोतल ला के शाम तक तर हो जाता है, तो उसने एक कट्टा खरीद लिया, एक जो वहां पे घर घर मिलता है। आप 500 रुपए में एक पिस्तौल खरीद सकते हैं, वहां घर घर बनता है। नतीजा ये हुआ कि वो अपराध में आ गया। तो बिहार में भयंकर अपराध बढ़ा है। आप ताज्जुब करेंगे कि लैंड रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड अगर किसी राज्य में सबसे खराब है तो वो बिहार में है। लिहाजा पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से मर्डर्स हो रहे हैं। 80% मर्डर वहां पे जमीन को लेके होते हैं, और यही जो शराब बेचते हैं लड़के, यही मर्डर कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। लिहाजा बेहद बुरी स्थिति है। ये जो नाराजगी है, तो लॉ एंड ऑर्डर की ये बात नीतीश के लिए बहुत महंगी पड़ने जा रही है। आता हूँ, लेकिन समी से इस बात को एंडोर्स करना चाहता हूँ जो सिंह साहब कह रहे हैं। क्या ऐसी कैसी जमीनी हकीकत है समी? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। असल में मैं पिछली बार भी मैंने कही थी बात कि आप 2005 में भी मोना सिनेमा में नाइट शो देख के लौट सकते थे। लालू प्रसाद का टाइम था। ऐसा नहीं कि लालू प्रसाद के वक्त हर आदमी जो है इसके सूरज डूबने के बाद जो घर में कैद हो जाता था। ये बात कहना सही नहीं है। ये बात भी सही नहीं कि कुछ नहीं होता था, जरूर होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा कि पॉलिटिशियंस बताते हैं या जो राजनीतिक विरोधी है बताते हैं। वही हाल नीतीश कुमार के शासन का है। ऐसा नहीं है कि इनके काल में मर्डर नहीं हो रहा है, लूट नहीं होती। बैंक डकैतियां जितनी हुई है 15 साल में, शायद पिछले 30 साल में उतनी नहीं होंगी जितने की उससे पहले पिछले 30 साल में नहीं हुए, जितना इनके 15 साल में। इसकी चर्चा नहीं होती है। आमतौर पर होता क्या कि एक परसेप्शन बनता है, लालू राज का मतलब है कि वहां सब कुछ खराब था। वैसा नहीं है। वर्ल्ड कप के मैच हुए, मैंने देखे वर्ल्ड कप के मैच, वहां जाके हीरो कप के मैच हुए। अब तो कोई मैच भी नहीं होता है बिहार में। कोई बता दे कि पिछले 15 साल में कोई अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ हो। तो अगर इतना खराब हालत थी वहां पे तो ऐसे मैचेस कैसे होते थे? वही हाल है नीतीश कुमार के। अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर मर्डर्स कैसे हो रहे हैं, रेप हो रहा है। भाई आप देखिए अखबार में, अखबार के अंदर के पन्नों पर छपती है चीजें, बाहर नहीं छप पाती हैं। बक्सर में इतना बड़ा कांड हुआ, बेटे को मार दिया, माँ के साथ रेप हुआ, जांच चल रही है, ठीक है, लेकिन कांड यहाँ नहीं हो रहा, ये कहना सही नहीं है। लेकिन हालत में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ सुधार हुआ है। शीतल जी कुछ कहना चाहते हैं। शीतल जी, आप भी एंडोर्स कर रहे हैं इस सबको? देखिए, ये जो आपने एनके सिंह साहब ने बहुत अच्छा सवाल रेज किया। ये जो शराबबंदी की वजह से एक पूरा सेक्शन क्रिएट हुआ, एक पूरा व्यापार क्रिएट हुआ है जो इलीगल है। गुजरात में हम उसको देखते हैं, उसका विभत्स रूप बिहार में है। और ये सारे रिपोर्टर्स जो भी यहाँ से गए हैं और जो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, सबकी एक न एक स्टोरी इस बात पर जरूर होती है जिसमें वो किसी को बोलते हुए या किसी को शराब पिए हुए इंटरव्यू करते हैं और वो बताता है कि शराब की उपलब्धता की क्या स्थिति है। उसको कोई कितना ही नकारे, वो संभव नहीं है। और ये हर जगह हम लोगों ने देखा, किसी भी किस्म के प्रोहिबिशन में ऐसा होता है। जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में इस तरह के प्रोहिबिशंस थे तो स्मगलिंग होती थी और तमाम स्मगलर स्टार बने हुए थे हमारे समाज के। तो अब बिहार में ये एक नया वर्ग पैदा हो गया। डिस्पैरिटी की, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से तमाम किस्म के अपवाद, तो मतलब आपराधिक विद्रूप वहां पहले से थे। अब ये एक बहुत बड़ा सेक्शन पैदा हो गया है जो इस रोजगार में जुड़ा हुआ है। चूंकि ये अवैध रोजगार है, तो अवैध रोजगार की ये बुनियादी शर्त होती है कि उसमें हिंसा और डर उसकी प्राथमिकता होती है। डर पैदा होगा हथियार से, अवैध हथियार से होगा, तो वो आना ही आना है। और वो वहां उपलब्ध है। 500 रुपए में, जैसा आपने बताया, कट्टा उपलब्ध है। उससे थोड़े ज्यादा में उससे ज्यादा बड़ा हथियार उपलब्ध होगा। तो इससे अब ये घटनाएं, कोई भी सरकार में रहेगा, अगर ये प्रणाली रहेगी इलीगल शराब बेचने की, और इतना बड़ा प्रदेश है, 12 करोड़ की आबादी है, तो जाहिर है कि इसके अवैध धंधे में भी जो संख्या होगी वो हजारों में होगी। बहुत हो सकता लाखों तक पहुंच जाए जो इसमें
तरह तरह से संलिप्त होंगे, फिर उनके गिरोह बनेंगे, फिर उस मार्केट के लिए झगड़े होंगे और फिर जाने क्या क्या होगा और क्या क्या हो रहा होगा, हमारे पास उतनी सूचनाएं नहीं है। लेकिन ये सब बिगड़ने की ओर ही है और ये उन सारे तर्कों को जिसकी वजह से नीतीश कुमार सत्ता में थे खारिज करा रहा होगा। जो जमीन पे है वो फील कर रहे हैं। जी सुदेश जी, दो बातों का जवाब मैं चाहता हूँ। जो सिंह साहब ने, समीर ने और शीतल जी ने भी कहा, वो तो तीनों की बात करीब करीब एक ही है। लेकिन सिंह साहब ने एक बात कही कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू आप कर रहे हैं, कि जो नीतीश कुमार की गलतियां हैं उनको तो आपने दूर रख दिया है और मीठा मीठा जो है उसके साथ क्रेडिट ले रहे हैं। पहली बात। दूसरा, जो मेरे को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि बीजेपी इस समय जो चुनाव लड़ रही है वो नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ रही है या तेजस्वी के खिलाफ लड़ रही है। ये थोड़ा मेरे को अभी तक समझ नहीं आई ये बात। लोग अलायंस में है और वो हमारे नेता हैं, ये तो सवाल ही नहीं है। देखिए, मैं बेसिकली कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहा था कि बोलना क्या चाह रहे हैं। मैं एग्री नहीं करता हूँ कि इतना अच्छा सिचुएशन था कि मोना से और एलफिसल से आप सिनेमा देख के निकल जाइए 9 बजे रात को और बिल्कुल आप सेफ हैं। हो सकता है जर्नलिस्ट लोग को बहुत ताकत है, जर्नलिस्ट लोग रहते होंगे, लेकिन मैं आम व्यक्ति की बात कर रहा हूँ और विजिट करता रहा हूँ। जो सिचुएशन था वो दोबारा ना आए, बिहार के लिए अच्छा होगा। बिहार की जनता जो भुगती हुई है, जो नया जनरेशन है शायद उसको लगता होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतिहास में आप पढ़ेंगे या पन्नों को पलटेंगे तो इमरजेंसी भी याद आता है। इमरजेंसी जब तक आप किताबों में नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि इमरजेंसी क्या होती थी। इसीलिए जरूरी है कि हम पर्सपेक्टिव में रखें। जब भी चुनाव होगा तो डिबेट का मौका होता है, तो निश्चित ही हम डिबेट कर रहे हैं। देखिए, आंकड़े कुछ और करते हैं बिहार के क्राइम के बारे में, और अगर क्राइम बढ़ा भी है तो FIR रजिस्टर हो रहा है। पुलिस जो है वो काम कर रही है, वो किडनैपिंग का हथियार नहीं है और न किसी को बचाने का हथियार है। अगर क्राइम हो रहा है, जैसा सघन आबादी बताया आपने, और निश्चित ही सोशल अपीवल जहाँ भी होता है तो निश्चित ही क्राइम बढ़ सकता है, लेकिन उसके खिलाफ स्टेट काम कर रहा है कि नहीं, आप इस पर रेट करिए। आपके लिए हाथरस में कोई रेप होता है तो बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनता है। अभी होशियारपुर में एक बिहारी लड़की का रेप हो जाता है, वो आपके लिए मुद्दा नहीं बनता है, उस पर आप कांग्रेस पर प्रश्न नहीं उठाते। आपको जानकारी हो सकता है वो अरेस्ट कर लिए दोनों के दोनों लोगों को पंजाब पुलिस ने। मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं, मुद्दा आप उसमें नहीं बताते। अरे तो क्या, तो योगी जी ने अरेस्ट नहीं किया, अरेस्ट हो जाना बड़ी बात है ना। क्या बात करते हैं आप? हजरत में सूरत अरेस्ट हुआ था, सबके सब पकड़े गए थे, उस समय तो आप मुद्दा बना दिए, क्योंकि आपको सूट करता है पॉलिटिकली, जहाँ नैरेटिव वहां जाएंगे। तो ये बात बताइए। देखिए, ओवरऑल आप बताइए डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में बिहार को देखिए, 15 साल वर्सेस 15 साल लालू प्रसाद यादव के, जिन्होंने अपने परिवार को भी बढ़ाया। हम तो बिहार में गड्ढे देखते थे, अब तो रोड दिखता है, वहां पर गाड़ी आप चला सकते हैं, हाईवे में बहुत अच्छा लगता है। पहले लोग अपने घर के सामने गड्ढा खोद देते थे और ब्रेकर बना देते थे कि बोले हम लोग का गरीब गुरुआ घर चलाएगा ये लोग। पॉलिटिकल सवाल का जवाब तो दीजिए कि वो आप नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव या तेजस्वी के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना बहुत घबराता है मुझे। हाल में आपने शिवसेना को छोड़ा, अकाली दल को छोड़ा, उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ा, तो अब केवल आपके पास जो NDA वाजपेयी जी की सरकार में 24 से ज्यादा पार्टियों के साथ था, आज केवल रामदास अठावले आपकी सरकार में शामिल है, तो कोई संगी साथी बचा नहीं है। और शिवसेना के साथ जैसा आपने किया तो नीतीश कुमार जी भी घबराए हुए तो है मन से। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, नीतीश जी का ओपन डिक्लेरेशन भी रहा है हमारे सारे नेताओं का, नीतीश जी को पता है कि नीतीश जी को कम सीट मिले, ज्यादा सीट मिले, ना सीट मिले, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी उनको समर्थन करेगी, ये हमारी तरफ से बहुत क्लैरिफाई किया जा चुका है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। JDU BJP अलायंस जो है ये भारी बहुमत में आएगा। आप देखिएगा कि अभी जो एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है, ये काम नहीं करेगा। और आपने जो अलायंस पार्टनर्स की बात की, हमारे तरफ से कहीं कोताही नहीं हुई। शिवसेना अगर छोड़ी तो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण छोड़ी। अगले चुनाव में शिवसेना को पता लग जाएगा वो क्या करिए। अगर अकाली ने छोड़ा तो अकाली से पूछना चाहिए कि आपका डबल स्टैंडर्ड क्यों? जब ऑर्डिनेंस पास होता है तब सरकार के पार्ट होते हैं, और जब एजुकेशन होता है तो उसमें आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते, अपने हित के कारण आप जाते हैं, हो सकता है। खिलाफ नहीं बोलते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, नहीं कर सकते। 2015 अगर छोड़ती है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कुछ हद तक, क्योंकि 2015 में आपको बिहार का DNA समझ में नहीं आया था, नीतीश कुमार का 2017 में आ गया है। देखिए, LJP का भी आप बात करिए, LJP जब छोड़ी तो LJP क्यों छोड़ी? कोई आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम थोड़ी ना है, इसलिए कि महत्वाकांक्षा है। 11 सीट आपको लड़ना था, वो पॉसिबल नहीं था, तो आप ना आजमा रहे हैं खेले में। ठीक है, हर व्यक्ति को, हर पार्टी को ये अधिकार है, इसमें क्या दिक्कत है? हमारे बहुत से नेता जो BJP के कर्मठ योद्धा थे, बाय बाय कर दिया आपने।
बिल्कुल चिराग पासवान अलायंस के पार्टनर तो नहीं है बिहार में, पार्टनर नहीं है। उनके चलिए, खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरे पास कम है, छोटा छोटा सा बात कर लेते हैं। सिंह साहब, आपको क्या लग रहा है पॉलिटिकली, क्या भारतीय जनता पार्टी को वहां पर नीतीश कुमार से ज्यादा सीट मिल सकती है? क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो नीतीश कुमार के खिलाफ ज्यादा दिखाई दे रही है, और आपने भी कहा कि वो मीठा मीठा गप गप करके बीजेपी कड़वे से अपने को दूर रख रही है। थोड़ा छोटा जवाब। बीजेपी की इमेज बहुत अच्छी है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट मुझे लगता है कि करीब 85% के आसपास रहेगा, जबकि नीतीश कुमार का बहुत नीचे जाएगा। मुझे लगता है कि आपके मित्र ये तो नहीं कह रहे आप? नहीं रह सकता, लेकिन रहेंगे नीतीश ही। हम लोग ये गलत सोच रहे हैं कि वो नीतीश को डिसोन करके अपना कोई ले आएंगे, ये होता नहीं है। लिहाजा नीतीश उनकी मजबूरी है। नीतीश के बीजेपी के पास नेता नहीं है, नीतीश के पास कैडर नहीं है, तो ये अंधे लगने की जोड़ी है, ये बनी रहेगी। अंधे लंगड़े की जोड़ी बनी रहेगी। समी साहब, ये अंधे लंगड़े की जोड़ी बनी रहेगी या कुछ और भी हो सकता है? लंगड़े की दोनों टांग रहेगी तब तो चलेगी। एक क्या हो रहा है? एक टांग तो चाहिए ना, वो एक टांग तो चाहिए कम से कम। नहीं, लेकिन महागठबंधन ऐसी स्थिति में है क्या कि कुछ कर पाए? चलने के लिए टांग नहीं, दिमाग की जरूरत पड़ती है। इस पर कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ कि चलने के लिए टांग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मैं तो अब तक नहीं चल पाया बिना टांग के। ये नया युग है, ये फिर व्हील चेयर चाहिए होगा उसके लिए। अभी देखिए हम लोग डिबेट कर रहे हैं आईटी के थ्रू। महागठबंधन का क्या हिसाब किताब लग रहा है आपको? नहीं, महागठबंधन का हिसाब ये है कि उनका गैप वो नैरो कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, स्टडीज कह रही है। जो सर्वे आ रहा है वो आप देखिएगा, पहला सर्वे, दूसरा सर्वे, तीसरा सर्वे, वो गैप नैरो कर रहे हैं और इनको मजबूर कर रहे हैं अपने पिच पर, अपने फील्डिंग पे खेलने के लिए। पहले होता था ना कि बैट्समैन अब जहां चाहता था वहां गेंद को मारता था। अब ये क्या है, बॉलर इस तरह की गेंद डाल रहा है कि वो मजबूर हो जा रहा है पैड करने के लिए या उसके फील्ड के मुताबिक खेलने के लिए। तेजस्वी यादव एजेंडा सेट कर रहे हैं कि कौन किस बात पे बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो इनके लिए दिक्कत है। ये भले 2005 पे बार बार वापस जाना चाहते हैं, लेकिन वो 2020 पे आना चाहता है। तो तेजस्वी यादव की एक आप बात मानेंगे कि उन्होंने ऐसा माहौल तैयार किया कि उसकी बात पर, तेजस्वी यादव की बात पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जी, शीतल जी, तेजस्वी का जिक्र किया समी साहब ने, तो तेजस्वी, चिराग पासवान जैसे जो नौजवान नेता वहां पर हैं इस समय, क्या आपको लग रहा है कि बिहार का भविष्य उनके साथ है? क्योंकि एक नया नारा भी चल रहा है कि अब रिटायर होना चाहिए नीतीश कुमार को। अब चूंकि वहां वातावरण नीतीश कुमार के विरुद्ध है, सभी हिस्सों में उनके खिलाफ आलोचना का कोई न कोई तर्क है, तो निश्चय ही जब उनके विकल्प की बात होगी तो उसी को कहा जाएगा जो सामने दिख रहे हैं। कन्हैया कुमार की भी मैंने कुछ अभी वीडियोस देखे, उसको भी काफी भीड़ मिली है। इन दोनों में आपस में उस तरह का तालमेल नहीं है कि एक मंच से दोनों चलें, लेकिन तेजस्वी को निश्चय ही एक बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन अभी का जो जन समर्थन है वो नीतीश का विरोध ज्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। और सामने चूंकि तेजस्वी ही उनको विकल्प के तौर पर दिख रहे हैं, इसलिए लोगों की जो पक्ष में बनती जा रही है। लेकिन ये मूलतः नीतीश के विरुद्ध वाला चुनाव बनता जा रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। सुदेश जी, कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी ये दोस्ती कि सारा चुनाव जो है नीतीश के खिलाफ हो रहा है और फिर तीन नौजवान नेता, तेजस्वी, कन्हैया, चिराग पासवान और एक रिटायर्ड होता हुआ चीफ मिनिस्टर, आपके लिए भारी तो नहीं पड़ जाएगा? और सिंह साहब कह रहे हैं कि 85% जो है आपकी विनिंग स्ट्राइक रेट रहेगी। अरे तो भैया, आप जब जीतने वाले हैं तो फिर क्यों ये बोझ लेकर बैठ रहे हैं? ये बोझ नहीं है, ये बिहार की हकीकत है और नीतीश जी का जो इमेज है, कमिटमेंट है हम लोगों का, वो रहेगा। आप देखिए, एक बार हमेशा याद रखिएगा। लेकिन ये तकलीफ तो आपको लग रही होगी जो समी कह रहे हैं, कोई जैसे स्टेट में बीजेपी का कोई लीडर ही नहीं है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। नरेंद्र मोदी में बना सकते हैं, बिहार में नहीं बना सकते। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा को जो भी व्यक्ति इम्प्लीमेंट करे, हमारे विपक्ष के ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि आप इम्प्लीमेंट करें ना, लोगों को सुख तो पहुंचाइए, इसलिए सत्ता में आए हैं, लूटने के लिए नहीं आए हैं। और मैं आपको बता दूं, पिछले बार जब हम हारे थे, आपको याद होगा, उस समय बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं था, इसलिए बीजेपी कभी खत्म नहीं हुई। हमारे परसेंटेज ऑफ वोट थे बहुत ज्यादा। नीतीश जी के जब इमेज के साथ मिलता है, दो अच्छे नहीं है। मैं आखिरी बात पूछ रहा हूँ, कहीं नीतीश का साथ लेना भारी तो नहीं पड़ेगा आपको? फिर आप बाद में पछताएं कि मैं पहले ही कहें कि सिंह साहब ने बताया था, समझ में नहीं आई बात। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश जी बहुत ट्रस्टवर्दी व्यक्ति हैं और पूरा अलायंस ओपन है, कुछ छुपा हुआ है ही नहीं, और वही मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग जीतेंगे। सभी कुछ कहना चाह रहे थे आप?
हाँ, मैं बीजेपी के ऐसे लीडर्स को जानता हूँ, मेरी बात हुई है, जो वाकई नहीं पसंद करते हैं और उनको खतरा महसूस हो रहा है, भले वो सामने आके ना बोलते हों। मेरे सीनियर बीजेपी लीडर से बात हुई है। महत्वाकांक्षा ही पॉलिटिक्स को बनाती है। चलिए महत्वाकांक्षा लोग रख चलिए, सकते हैं, ठीक है लेकिन सर, पूरा बहुत क्लियर अच्छा लगा मामला साफ आपके है। आपके साथ बात करके। सभी लोगों से मुझे ज्ञानवर्धन हुआ है। सुदेश जी, आपको बहुत शुभकामनाएं, और सिंह साहब ने आपको बड़ा अच्छा सा एक सर्टिफिकेट भी दिया है विनिंग स्ट्राइक के लिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि चुनाव नतीजों तक हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा। क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकते हैं, क्या कानून और का व्यवस्था का जो मुद्दा है वो चुनाव के लिए भारी हो सकता है, या फिर रोजगार किसी पार्टी के मुख्यमंत्री को बेरोजगार तो नहीं कर देगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए। शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।